हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तवांग से सुबह 6 बजे चलने के बाद 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक सुंदर से गांव जिमिथांग में। ये गांव न्यामचांगचू नदी के किनारे स्थित है और जिस ब्रिज पर अभी हम खड़े हैं ये है नीचू ब्रिज। इस गांव में बहुत कुछ है। इस गांव में वो रास्ता है जहां से 1959 में होकर दलाई लामा इंडिया आए थे शरण पाने के लिए। इस गांव में सदियों पुराना एक खूबसूरत स्तूपा है और इस गांव में है यहाँ के सादगी और ईमानदारी से भरे हुए लोग। तो दोस्तों, मैं आपको इस गांव के बारे में एक चीज़ बताऊंगा, एक जानकारी से मैं आपका परिचय कराऊंगा। तो देर क्यों, आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं जिमिथांग गांव की पुरानी बस्ती में मौजूद हूं और यहाँ जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 1000 साल पुराने घर हैं। इससे भी बड़ी रोचक बात यह है कि जो यहाँ की परंपरा है वो आपको हैरान कर देती है। जिस तरह नॉर्दर्न इंडिया में आपको लोग नींबू मिर्च टांगते हुए दिखाई देते हैं और नज़र से बचने के लिए लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी दिखाई देता है। यहाँ पर लोग लकड़ी के लिंग की आकृति को घरों के बाहर टांगते हैं। ये पुरुष लिंग की आकृति होती है। लोगों का ये मानना है कि ये फर्टिलिटी का प्रतीक होता है और ये घर को या गाँव को बुरी नज़र से बचाता है। मैं ऐसे ही घर के बाहर खड़ा हूँ। देखिए ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो एक लिंग आपको टंगा हुआ दिखाई देगा। तो ये है जिमिथांग गांव की वो विरासत जो आज न के बराबर दिखाई देती है, लेकिन इस पुरानी बस्ती में ये विरासत आज भी मौजूद है। देखिए दोस्तों, ये जो लकड़ी की खिड़कियाँ निकली हुई हैं छज्जे के रूप में, ये आज किसी सपने की तरह हैं। आज ये घरों में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन आज भी इन पुराने घरों की बनावट में ये हिस्सा मौजूद है। हाँ, दिखाओ। हाँ, पीरा लेके आ रहे बोल रहे अच्छा दादी पीड़ा। जी। तो ये कितना पुराना घर होगा? Kacim sal punik tay. Napa na cho pa punik tire. साल तो बता नहीं सकेगा बोल रहे। बहुत पहले से बना है, बहुत पहले। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ये 1000 साल पुराना घर है। दोस्तों, अभी हम जिमिथांग की पुराने जो बस्ती है उसमें मौजूद हैं और यहाँ पर जो घर हैं उनकी संख्या 20, 25, 30 हमें बताई गई है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अब जो नए घर बन रहे हैं तो नए घरों में शिफ्ट हो रहे हैं और पुराने घरों में हमें इसीलिए ताले भी लटके हुए दिखाई दिए। और ऐसी ही बस्ती देखिए ऊपर है, मैं दिखाना चाहूँगा। एक बस्ती देखिए वहाँ पर है और कुछ एक घर, 1 या 2 घर वहाँ पर हैं। मतलब ये सदियों पहले या कई 100 साल पहले जब कुछ ही घर यहाँ हुआ करते होंगे, 8-10 घर, तो इसी तरह घर बनाए जाते रहे होंगे यहाँ पर। लेकिन अब कुछ सालों से क्योंकि जब संख्या बढ़ जाती है, लोगों की परिवार अलग अलग हो जाते हैं, तब घरों को जो बनाया गया वो नए शैली में बनाया गया और अब तो यहाँ होम स्टेज भी खुल गए। इसलिए पुरानी तस्वीर धीरे धीरे गायब होती दिखाई दे रही है। और देखिए ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, तो यहाँ के लोग उसको किस तरह फॉलो करते हैं। ये पानी आ रहा है पहाड़ों से, तो गाँव के लोगों ने क्या किया है कि कनेक्ट किया है चक्की से और चक्की पानी की वजह से अपने आप घूमती है और चक्की घूमने से जो बेल है, बेल बज रही है। तो ये एक रूम है प्रॉपर बेल बजने के लिए, तो इससे बेल बजता है और एक तरह से जो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो ज़िंदा रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ की नालियों में भी एकदम साफ़ पानी बहता है। दोस्तों, अभी जिमिथांग गांव के अंदर हम मौजूद हैं कोरजम स्तूपा में और यहाँ पर लामा केसंग जी हमारे साथ हैं। तो इस स्तूपा की काफ़ी अहमियत है इस आसपास के क्षेत्र में और पूरे ही अरुणाचल प्रदेश में इसकी खासी मान्यता है। तो हम केसंग जी से इसके बारे में जानेंगे। केसंग जी, बहुत स्वागत है ट्रैवल जुनून में। जी नमस्कार। तो केसंग जी, इस कोरजम स्तूपा के बारे में थोड़ा बताएं कि ये कब स्थापित हुआ था। हाँ जी। ये गोरजम छोरतेन का नाम से जाना जाता है। जो छोरतेन मतलब आपका स्तूपा को बोलते हैं। तो ये हम लोग मानते हैं 12वीं सेंचुरी का। तो अभी ये काफ़ी पुराना स्तूपा में गिना जाता है और एशिया का अंदर में सेकंड लार्जेस्ट में भी गिना जाता है। तो ये गोरजम यानी गोरजम का एक अर्थ है। हमारा मनपा बोली में दो बोली से जाना जाता है, 2 शब्दों से जाना जाता है। गोर यानी आपका पत्थर को बोलते हैं और जम यानी ब्रिज को बोलते हैं। तो ये स्तूप जब नहीं बनाया था तो उससे पहले एक पत्थर का ब्रिज हुआ करता था। अच्छा, यहीं पर। हाँ जी।
तो इसमें काफ़ी आपका जो पत्थर का ब्रिज जो काफ़ी दिक्कत देता था, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो पहले तो हम लोग ज़्यादातर गाय और या इसी में डिपेंड करता था। तो जैसे कि जानवर जो हम लोग पालतू जानवर हो गया उसमें भी काफ़ी मतलब दिक्कत होता था। तो इस कारण से एक लमाजी था, यहाँ में 6 बस्ती माना जाते हैं, हमारा पंचन टिंगरो का नाम से जाना जाते। तो एक पंचन टिंगरो के अंडर एक खरमन विलेज है। तो खरमन विलेज का एक लमाजी था, लामा संगे ब्रदर। तो लामा जी ने सोचा है कि यहाँ एक स्तूपा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पत्थर का ब्रिज इतना दिक्कत दे रहे हैं तो हम लोग एक स्तूपा बना के उसको ख़त्म करना चाहिए बोल के उसने सोचा। तो उसने सोच के नेपाल दौरा किया, काठमांडू। तो काठमांडू दौरा करके फिर वो बोधानाथ है, तो बोधानाथ में जाके फिर उसका डिज़ाइन लेके आया। वो भी डिज़ाइन मूली में लेके आया, मूली में लेके आया। तो हम लोग का ऐसे कहानी भी बताया जाता है कि मूली जो यहाँ आते आते सूख गया, तो थोड़ा बोधानाथ से थोड़ा छोटा भी हुआ और हल्का टेढ़ा भी हुआ बोल के ऐसे कहानी बताते हैं हम लोग का में। तो ये फिर वो डिज़ाइन पूरा बोधानाथ से लेके फिर यहाँ स्टोन ब्रिज का ऊपर में जो ये स्तूपा बनाया, तो इसलिए नाम स्टोन ब्रिज स्तूपा यानी गोर्जम छोड़तेन। तो इस कारण से हुआ है। अच्छा, सामने मोनेस्ट्री है, इधर लाइब्रेरी है, तो इसकी क्या 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 इसमें इम्पोर्टेंस है तो बताएं। जी जी, ये मोनेस्ट्री अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये करीबन आपका 2015 तक कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ में खास करके जैसे कि हमारा हर जो महीना में जो गुरु पद्म संभव जी का दिन होते हैं उसका पूजा पाठ करना और बस्ती वाला पूरा गैदरिंग होके या पूजा पाठ करना, ये मोनेस्ट्री जी इस मतलब जो हमारा पंचन डिंगरू क्षेत्र का जो जितना भी जो गाँववासी है पूरा यहाँ में मिल के फिर हम लोग महीना या साल में ऐसे करके पूजा किया जाता है। जी जी। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं, जो गुरु पद्म संभवा जी हैं उन्हीं के साथ यहाँ पर तवांग क्षेत्र में बौद्ध धर्म की स्थापना की तरह शुरुआत हुई थी। तो ये स्तूपा जो हर 12 साल में दरवाजा खुल के दर्शन दिया जाता है। अच्छा, इसका ये पीछे जो जहाँ आग लिखा है ना उसका पीछे से खुला जाता है। ठीक है। तो ये 2017 को खुला था, मार्च 16 को। तो अभी 2029 को खुलेगा। अच्छा, जब हम यहाँ जिमीथांग में आए तो भटकते भटकते हम पहुँचे एक ऐसी जगह पर जो न सिर्फ एक कमाल का होम स्टे है बल्कि वो न्यामचांगचू नदी के किनारे भी स्थित है और यहाँ से पूरी वैली का सुंदर व्यू आपको दिखाई देता है। ये है डॉर्जी ड्रेमा होम स्टे जो ठीक आपके सामने मौजूद है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस होम स्टे का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा और साथ में मैं आपको इसका रूम भी दिखाता हूँ कि कितना शानदार इसका रूम है, ताकि जब भी आप यहाँ पर आएँ पहले से प्लान कर आएँ। यह है हमारा रूम। दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम ही आती है, या ना के बराबर। यहाँ पर बिजली कम आती है, बस ये एक प्रॉब्लम है। तो चीज़ें इन्वर्टर पर चलती हैं और नेटवर्क भी नहीं आता, और नेटवर्क तो आती नहीं है। दोस्तों, आंखें तरस गई थी रोटी खाने के लिए। आज 5 दिन बाद मैं रोटी खा रहा हूँ। और तो दोस्तों, हमारा डिनर हो गया है। वासु, डिनर कैसा लगा ये बताइए। बहुत बढ़िया, एकदम घर वाला खाना जो होता है ना, मतलब देखिए आप लाख बाहर खा लीजिए लेकिन घर के खाने की बात अलग है। जो मन भरने वाली चीज़ है, जो दिल को छूती है, वो घर का खाना ही छूता है। और यहाँ हमें घर का खाना मिला है, मज़ा आ गया दोस्तों। वही दाल अरहर वाली और वही रोटी जिसके लिए हम तरस रहे थे पिछले 5 दिनों से, और वो खाकर बहुत ज़्यादा तृप्ति मिल गई है। अब बारी है सोने की और फिर शुरुआत होगी कल नए सफ़र की। तो दोस्तों, जिमीथांग गांव में हमारी यात्रा का एक नया दिन है आज। और आज जो हमारा प्लान है वो है होली ट्री को विज़िट करने का, जो बॉर्डर के पास है, चाइना इंडो बॉर्डर के पास है। यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है उसकी स्कूटी से। और बहरहाल इस जगह तो हर चीज़ देखने लायक है, हर चीज़ महसूस करने लायक है। तो हम इस सफ़र में आइए आगे बढ़ते हैं और इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ के लोग भगवान बुद्ध और दलाई लामा में बहुत आस्था रखते हैं। और ये मैम की फ़ोटो है, जो यहाँ के ओनर हैं, उनके हस्बैंड की फ़ोटो है दलाई लामा के साथ। ये देखिए, ये फ़ोटोज़ हैं। तो ये धर्म को सही मायने में मानने वाले लोग हैं, जो बुद्धा की शिक्षा है उसको मानते हैं ये लोग। और इसी का एक उदाहरण देखिए हम लोग यहाँ पर देखते भी हैं कि इनका जो नेचर है, जो बिहेवियर है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा और लालच लोभ से दूर ये लोग हैं। तो आप ये बताइए कि जिमीथांग का मतलब क्या है? जिमीथंग यानी ये 2 शब्दों से जोड़ा गया है। एक तिब्बतन शब्दों में कहा जाए तो जिमी जिमी यानी भालू, भालू यानी सैंड आपका। तो थंग माने जो समतल जगह होता है, जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि प्लेन। तो रेत का एक भंडार, रेत का एक समतल जगह को हम जिमीथंग कहते हैं। और एक नाम दूसरा भी है जिमीथंग को छोड़ के, यहाँ के अपने भाषा में पंगचिन बोला जाता है। पंगचिन मीन्स
हमारे यहाँ पर पाप रहित जिमीथांग यानी पाप मुक्त है। यहाँ के लोग पाप बिल्कुल पाप से बहुत दूर है। इन लोग एक कीड़ा तक को मरना ही बहुत पाप समझते हैं। यहाँ के लोग पूरा करुणा से भरा रहता है और यहाँ के लोग सभी लव एंड कंपैशन से मतलब भरा रहता है। तो पाप से बिल्कुल इन लोगों ने यहाँ पर आप शिकार भी नहीं कर सकता है और यहाँ पर आप फिशिंग भी नहीं कर सकते हैं। अगर पकड़ा जाए तो 50,000 फाइन भी है और ना ही आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। वो जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी आप ऊपर देख रहे हैं वो चीन का सीमा क्षेत्र है और ये हैं वासु जी जो चला रहे हैं स्कूटी। दबा दब दबा दब दबा दब दबा दब दबा दब। क्या सुनहरी धूप है दोस्तों, सुनहरी धूप खिली हुई है और हम हैं एकदम तलहटी में पहाड़ी के। ये तवांग से काफ़ी नीचे का एरिया है, लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गाय देखिए वहाँ चर रही हैं, वहाँ नहा रही हैं, अटखेलियाँ कर रही हैं। कितना सुखद वातावरण है गायों के पास, यहाँ चरने के लिए ज़मीन ही ज़मीन है। हाँ, पानी स्वच्छ पानी ग्रहण कर रही हैं। देखिए दोस्तों ये है BRO का प्लांट। यहाँ पर जो कंक्रीट है जिससे सड़कें बनती हैं उस कंक्रीट को यहाँ पर तैयार किया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है गांव-गांव में। और जो लोकल लोग हैं वो भी एज ए लेबरर काम करते हैं BRO के साथ। एवरी ग्रेट एडवेंचर बिगिंस विद अ रोड ट्रिप। खिंजामणि के रास्ते में हमने भी सूर्यसंभा पोस्ट को पार किया है। वहाँ पर ITBP का कैंप था जहाँ पर हर विजिटर की जो ID है वो चेक होती है और एंट्री भी होती है विजिटर की। और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आगे इंडियन आर्मी की एक और चेक पोस्ट है। और बहरहाल देखिए अभी हम आए हैं एक जगह पर, रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए BRO एक नई सड़क बना रहा है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन नई सड़क बना रहा है। और देखिए पहाड़ों को काट कर किस तरह से वो अपने काम में जुटे हुए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। आज बॉर्डर के एरियाज़ में हम जो सड़कों का जाल देखते हैं, बेहतरीन सड़कें देखिए ये सड़क बनाई गई है, ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। एक वाटरफॉल है बहुत ही सुंदर मेरे सामने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऊपर से पानी गिर रहा है पहाड़ों से। और वासु भैया क्या लग रहा है आपको स्कूटी चला के इतना? नहीं, रिकमेंड करेंगे किसी को स्कूटी लेना कि लेकर कोई इस तरह यहाँ खिंजामणि आए? स्कूटी बेटर हो तो ठीक है। ये बेटर नहीं है। ये दोस्तों ये स्कूटी जो है हम लोग मतलब कि हालांकि भगवान ऊपर वाले ने हमारी सुरक्षा की है, उसके लिए उसका धन्यवाद, लेकिन इस स्कूटी पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जिस रास्ते से हम आए हैं यहाँ पर वो तो बहुत वीरान रास्ता था। वहाँ पर तो आप ये लगाइए कि अगर कुछ हो गया तो आपकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं आपको मिलेगा। तो इस स्कूटी या ऐसी स्कूटी पर बिल्कुल भरोसा न करें। और हम इसीलिए हम जाएंगे लुमला होकर, जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक भी होता है और काफ़ी गांव भी हैं, वहाँ पर मार्केट्स भी। दोस्तों अभी हम लोग खिंजामणि से लगभग 2 किलोमीटर पहले पहुँचे होंगे और यहाँ पर देखिए ये न्यामचांगचू नदी है और एक तरह से सड़क के किनारे किनारे चल रही है। यहाँ पर आगे तो थोड़ा गहराई में थी, फिर सड़क थोड़ा हट गई थी इससे। आगे ITBP का कैंप था, इंडियन आर्मी का कैंप पड़ेगा, रास्ते में आपको जवान मिलते हैं, तो हम इसकी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं है। और आप भी देश हित में ऐसा मत करिएगा। लेकिन बहरहाल जो खूबसूरती है कमाल की दोस्तों, ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, वो बरस रही है एक तरह से। और ये देखिए पहाड़ों के ऊपर देखिए, वह वासु दिखाइए जरा, ये पहाड़ है और रास्ता देखिए। ये अभी नीचे लैंडस्लाइड हुआ है कुछ दिन पहले और ये रास्ता देखिए कितना खूबसूरत एक रास्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है यहाँ की खूबसूरती जो जिमीथांग और खिंजामणि के बीच में दिखाई दी है। दोस्तों हमने इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट को भी पार कर लिया है अभी। वहाँ पे हमारा ILP नंबर नोट हुआ है और ITBP का जो पोस्ट था वहाँ भी ILP नंबर हमारा नोट किया गया था। ILP मेन है यहाँ के लिए। और ये नदी का देखिए विहंगम स्वरूप। भाई हेलमेट का मुला है अपना वासु। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अमा फॉल्स पर। दोस्तों खिंजामणि में ये ATV ब्रिज है और 108 इंजीनियर रेजिमेंट ने इसको बनाया था। उनका नारा है 100 हाथ शत्रुनाश। और इस पॉइंट के आगे स्कूटी, बाइक, गाड़ियाँ जो भी आप लेके आते हैं वो अलाउ नहीं है। आपको यहाँ अपना व्हीकल है वो पार्क करना होता है। इसके बाद आप आगे जा पाते हैं। ये हम राउंड बॉर्डर से लगभग 1 या 1.25 किलोमीटर हम दूर होंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है
नो बाइक व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट। तवांग से 100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करके, वो भी स्कूटी पे, हम आ चुके हैं भारत और चीन के बॉर्डर पर। और ये जगह है खिंजामणि, जहाँ से होकर दलाई लामा 1959 में भारत में आए थे शरण पाने के लिए, और यहीं पर असम राइफल्स ने उनका स्वागत भी किया था। हम आपको वो स्थल दिखाएंगे जहाँ से दलाई लामा 1959 यानी 1959 में इंडिया में आए थे, और उनका लगाया हुआ होली ट्री भी दिखाएंगे। दोस्तों, हम दिल्ली से गुवाहाटी आए, फिर गुवाहाटी एयरपोर्ट से हम यहाँ तवांग आए, तवांग से फिर हम अभी खिंजामणि में हैं, जो रिमोटेस्ट जगह है और इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है। लेकिन पता है दोस्तों, मैंने क्या सीखा यहाँ आकर? मैंने ये सीखा कि मैंने ये देखा कि लोगों के अंदर जो प्रेम है, जो ईमानदारी है, जो दयालुता है, जो दयालुपन है, वो कमाल की है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं, और सिर्फ अपने धर्म को मानते ही नहीं हैं, भगवान बुद्ध हुए या उनके जो दलाई लामा हुए, उनकी कई बातों का अनुसरण भी करते हैं, उनकी बातों को सही मायने में फॉलो भी करते हैं। दोस्तों, ये जो स्थल है, ये तिब्बतियन बुद्धिज़्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अभी कुछ साल पहले इसको खोला गया है, वरना यहाँ तक आने की मनाही थी किसी भी इंडियन सिटीज़न को, और विदेशी टूरिस्ट तो आज भी यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसी रास्ते से 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में प्रवेश किया था, जब चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया था। उसके कुछ साल बाद वो यहाँ से आए थे, और फिर 1962 का युद्ध भी हुआ इंडिया चाइना के बीच। और यहाँ पर देखिए, जो दलाई लामा है, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, लिखा हुआ है वी स्टैंड विथ हिज होलीनेस द दलाई लामा। फिर यहाँ उनके बचपन की तस्वीर है, तेंजिन ग्यात्सो नाम है इनका वास्तविक नाम। और जब ये छोटे से थे, जब ये दलाई लामा जब ये बच्चे के रूप में थे, तब की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। फिर यहाँ देखिए दिया जल रहा है। मैं इधर आपको लेकर आना चाहूँगा, वासु से कहूँगा मैं इधर लेकर आए। ये वो पेड़ है, ये वो वृक्ष है, पवित्र वृक्ष है, जिसे दलाई लामा जी ने यहाँ पर अपना वॉकिंग स्टिक गाड़ा था। आज वही वॉकिंग स्टिक एक वृक्ष का रूप यहाँ पर ले चुका है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इम्पोर्टेंस जो इसकी है, वो इसी रूप में है, क्योंकि यहाँ पर ये पवित्र वृक्ष है। इस वृक्ष का जो वास्तविक नाम है, वो है गुरु शेंग नाम है। इस वृक्ष का वास्तविक नाम, एक गुरु शेंग नाम दिया गया है इसको। लेकिन यही जो वृक्ष है, ये तिब्बतियन बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं आज भी। दोस्तों, बात करते हैं 1962 की, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था। यहीं होली ट्री के पास में बैटल ऑफ खिंजमाने हुआ था। यहाँ खिंजमाने पोस्ट थी भारतीय सेना की, और 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने इस पोस्ट पे हमला किया था। तब यहाँ असम राइफल्स की 5वीं बटालियन तैनात थी, और लेफ्टिनेंट कर्नल रतन सिंह कमान संभाले हुए थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मोर्चा संभाला। कई साल बाद, युद्ध के कई साल बाद, जब सरकारें यहाँ पहुँची या आर्मी यहाँ पहुँची, तब उन्होंने क्या देखा, जो दृश्य एकदम डराने वाला था। वहाँ पे जो बंकर्स आगे बनाए गए हैं, उनकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है और इसके आगे सिविलियंस अलाउ भी नहीं है। उन बंकर्स के अंदर सैनिकों की लाशें सड़ी गली अवस्था में पड़ी थी, और उनके हाथ बंदूक की ट्रिगर पर थे, और मैगजीन बिल्कुल खाली हो चुकी थी। ये बताता है कि सैनिक आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक घायल होने के बाद भी लड़ते रहे थे। और इस तरह 1962 की कहानी का अध्याय यहाँ से जुड़ा हुआ है, बैटल ऑफ खिंजमाने से। दोस्तों, हम LAC पर खड़े हैं। यहाँ से 500 मीटर दूर भारत और चीन की सीमा है। हमने एक ऑफिसर से बात की, तो उन्होंने भी हमें बताया कि जो भारत और चीन की सीमा है, वो बड़े ही अजीबोगरीब रास्तों से होकर गुजरती है। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, झरने हैं, झील हैं, पहाड़ हैं। तो जैसे कि ये पहाड़ है, इसका उन्होंने हमें बताया कि 800 मीटर का जो हिस्सा है, वो इंडिया का है। उसके ऊपर जो है, मतलब इसका जो टॉप है, वो चाइना का है। तो इसके 800 मीटर तक इंडिया के हिस्से में क्षेत्र है। उसके ऊपर जो टॉप पॉइंट है, वहाँ पे चाइना की आर्मी की टुकड़ी तैनात होगी। ऐसे ही जो पीछे जो आप देवदार के पेड़ देख रहे हैं, वो देवदार के पेड़ चाइना में है, और इधर जो हल्के हरे पेड़ हैं, वो इंडिया का हिस्सा है। दोस्तों, 1962 में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। चीन की सेना ने वो बॉम्बडिला तक पहुंच गई थी, और असम के तेजपुर पर भी हमले का डर सताने लगा था। कई पेपर्स जला दिए गए थे, जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। तो हालात बड़े ही चिंताजनक थे। लेकिन सवाल यह है कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन युद्ध शुरू करता है, और 21 नवंबर 1962 को चीन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। उसकी सेनाएं अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट जाती हैं और वापस उत्तरी हिस्से में चली जाती हैं, जहाँ पहले तैनात थी। तो आखिर क्या वजह रही कि तब के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे तब नेफा कहा जाता था, अरुणाचल प्रदेश का नाम पहले नेफा था, तो उसे चीन ने जीत कर भी छोड़ दिया? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, इसकी कुछ वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि आज यहाँ आपको सड़कें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उस दौरान यहाँ सड़कें नहीं थी।
यहाँ बॉर्डर तक के एरिया में ही आने में महीनों लग जाया करते थे। और चीन ये नहीं चाहता था कि अगर वो तवांग पर कब्ज़ा करे और उसकी सप्लाई लाइन कट जाए, उसको अनाज, सैनिक साजो सामान सभी अपने मुल्क से ही मंगवाना पड़ता। और ऐसे में उसके लिए सैनिकों के लिए जो रसद थी, जो उनको जो संभालने का काम था, वो उसके लिए मुश्किल हो जाता। दूसरा ये था कि चीन के लिए जो मेजर पॉइंट था अक्साई चिन, दो क्षेत्र से थे युद्ध के, एक तो तवांग का क्षेत्र था, दूसरा था अक्साई चिन। तो चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था। वहाँ से एक रोड गुजरती है जो सिंजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ती थी। तो चीन ने उस अक्साई चिन पर कब्जा करके अपने मंसूबे को पा लिया था और वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा नहीं चाहता था, इसीलिए वो पीछे हटा यहाँ से। और तीसरी वजह ये बताते हैं कि अमेरिका और रूस के शामिल होने का उसको डर सताने लगा था। वो इसमें था कि कहीं अमेरिका इंडिया का साथ ना दे रहे हो, मैदान में ना उतर जाए। बातचीत चलनी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन का भी एक था कि ब्रिटेन भी इंडिया के साथ आ गया था। तो इस तरह से उसने फिर पीछे हटा। तो ये कुछ वजह हैं। प्लस क्या है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो मोनपा कबीला है, ट्राइब है, उसका भी साथ उसे नहीं मिला था। जेमिथांग से वापस तवांग के रास्ते में हमें दिखाई दिया बॉर्डर ब्रू कैफ़े। बॉर्डर ब्रू कैफ़े को हाल ही में इंडियन आर्मी ने तैयार किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी सामान्य बिल्डिंग में नहीं, बल्कि न्यामजांगचू नदी पर बने एक पुराने बैरियर ब्रिज पर बनाया गया है। ये पुल अब इस्तेमाल में नहीं था, इसीलिए भारतीय सेना ने इसे नए रूप में बदल दिया है। बैरियर ब्रिज एक पहले से तैयार स्टील के हिस्सों से बनने वाला पुल होता है। भारत में भी सेना ने बॉर्डर के इलाकों में ऐसे कई पुल बनाए हैं और उन्हें इस्तेमाल भी किया है। ये पुराना बैरियर ब्रिज 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बेहद महत्वपूर्ण था। इसी पुल से भारतीय सेना के जवान, सैन्य गाड़ियाँ और रसद सामग्री गुजरती थी। उस समय ये अग्रिम मोर्चे तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग था। बाद में जब नया पुल बन गया तो पुराने बैरियर ब्रिज को सेवा से हटा दिया गया। भारतीय सेना ने इस पुराने पुल को हटाने की बजाय इसे नया जीवन देने का फैसला किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सिर्फ 21 दिनों में इसे बॉर्डर ब्रू कैफ़े में बदल दिया गया। इसका मकसद था बॉर्डर के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना, जो स्थानीय मोनपा कम्युनिटी है उसके लिए रोजगार पैदा करना, सेना और स्थानीय लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करना, एक ऐतिहासिक सैन्य धरोहर को संरक्षित भी करना। इस कैफ़े के ऑपरेशन का जिम्मा स्थानीय मोनपा कम्युनिटी, खास तौर पर महिलाएं संभालती हैं। जब ये मार्च 26 को हम लोग को ये हैंड ओवर कर दिया, तब से हम लोग चला रहे सर। अच्छा, लेकिन कैसा रिस्पांस कैसा लोगों का? अच्छा है सर, अभी तक तो अच्छा है सर। रोज़ कितने टूरिस्ट आ जाते हैं इसमें? रोज 20-30 ऐसे आ जाते हैं सर। तो और क्या कहना चाहेंगे इंडियन आर्मी के लिए आप? इंडियन आर्मी के लिए सर वही थैंक यू, जो हम लोग को, जो महिला लेडीज़ लोग जो कुछ नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए कुछ आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिला है सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए सर। जी जी, थैंक यू। और यहाँ भी कुछ महिलाएं और बच्चियाँ बैठी हैं। आपकी माता जी हैं? मेरा सासू माँ, सासू माँ हैं। ये बिटिया आपकी? ये मेरा मिस्टर का बहन है। सिस्टर का बहन है आपके? मिस्टर का बहन है और वो मेरा कजिन दीदी का बेटी। अच्छा, तो ये है, सब गांव के लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये कैफ़े बहुत ही अच्छे ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ देखिए, इन मुखौटों का क्या क्या मतलब है दीदी? हम लोग को भी इतना अच्छे से तो मालूम नहीं है सर, लेकिन ये हम लोग का एक ज़माना का कुछ ऐसे मुकुट है सर। इसका हम लोग का डांस भी होता है। तो दोस्तों, इस कैफ़े का हर कोना इम्पॉर्टेंस है। अगर आप कैफ़े लवर हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देश के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस ट्रैवलर्स के लिए तो है, ये जन्नत जैसी जगह है ही। अब ये देखिए, पेट्रोल के दौरान एक क्लैश हुआ था इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स की बीच बॉर्डर में। ये तस्वीर आपको गूगल पे बहुत दिखाई देती होगी, लेकिन 1960 से पहले क्या हालात थे उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो किस तरह काम कर रही थी, तो ये सब इन्फॉर्मेशंस हैं। देखिए दोस्तों, कैफ़े में एक से एक तस्वीरें हैं जो यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में हैं, यहाँ के फूड के बारे में हैं, और उस दौर की कहानी दिखाती है जब दलाई लामा इंडिया आए थे। देखिए, बॉम्बडिला में जब उनका स्वागत किया गया था असम राइफल्स और दूसरे ऑफिशियल्स के द्वारा, तब की तस्वीर है। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हैं ये दलाई लामा। फिर 12 अप्रैल 1959 को जो ऑफिशियल रिसेप्शन को मिला था लहासा के जो लोग थे उनके साथ, ये उसका ब्यौरा है। बॉम्बडिला में असम राइफल्स ने उनको कैसे रिसीव किया था, एस्कॉर्ट किया था, वो सब तस्वीरें, फ़ोटोज़ हैं उस वक्त की। और ये पूरा एकदम कमाल का कैफ़े है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो खिंज़माने जो है उसके बारे में बताया गया है कि हाँ, वहाँ पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कितनी इम्पोर्टेंस है उस सेक्टर की इंडिया के लिए। तो ये है क्या उस वक्त जब युद्ध हुआ, जो चार्ली विंग है 5 असम राइफल्स की, वो टुकड़ी वहाँ तैनात थी। फिर कैसे कैसे देखिए युद्ध हुआ था। ये देखिए, न्यामचांगचू नदी है, उसके किनारे पर आपका खिंज़माने पोस्ट स्थित है। यही नदी आगे जाकर खिंज़माने में से निकलते हुए आ रही है, तो खिंज़माने इसी नदी के किनारे स्थित हैं। फिर देखिए इन्वेजन कैसे कैसे हुआ उसका ब्यौरा है यहाँ पर।
तो दोस्तों ये था अरुणाचल प्रदेश के तवांग की यात्रा का हमारा एक अहम हिस्सा, जिसे हमने जमिथांग और खिंचामणि की यात्रा के रूप में आपको दिखाया। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलूंगा अगली बार एक नए वीडियो में किसी नई जगह। तब तक घूमते रहें और देखते रहें ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।